दो वेरिएबल्स को स्वैप करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप कोई एक तीसरा वेरिएबल बनाइए और उस तीसरे वेरिएबल का नाम रखिए टेम्प। तो इमेजिन कीजिए आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है VAR1 जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 5, एक है VAR2 जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 9। यू वुड रिक्वायर अ टेम्पररी वेरिएबल जिसकी वैल्यू लेट से हम स्टार्ट में 0 रख लेते हैं। हम सबसे पहले करना ये चाहेंगे आपके VAR1 की वैल्यू जो है वो जाके स्टोर हो जाए टेम्पररी में। तो टेम्प में अब जो वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी 5। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अब आप ये चाहेंगे कि VAR2 की वैल्यू जो है वो जाके VAR1 में स्टोर हो जाए। दिस वुड बी योर स्टेप नंबर 2। ये करने से होगा ये कि अब आपके VAR1 के अंदर वैल्यू 5 नहीं पड़ी होगी बल्कि यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी 9। देखें ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करने के बाद होगा ये कि VAR1 और VAR2 दोनों के अंदर वैल्यू पड़ी होगी 9। अगर हम यहाँ पे ये टेम्पररी वेरिएबल ना लेते तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वैल्यू 5 कहीं भी ना पड़ी होती, बट फॉर्चुनेटली VAR1 के अंदर VAR2 की वैल्यू स्टोर करवाने के बाद, विच मीन्स कि ये वाला काम करने के बाद आपके पास अभी भी VAR1 की एक्चुअल वैल्यू जो 5 है वो एक वेरिएबल में पड़ी हुई है विच इज टेम्प, विच ब्रिंग्स अस टू आवर स्टेप नंबर 3। एंड इन आवर स्टेप नंबर 3 we would be storing the value of temp into VAR2. So this is our step number 3. ये वाला स्टेप करने के बाद होगा ये कि अब VAR2 में वैल्यू 9 नहीं पड़ी होगी बल्कि 5 पड़ी होगी। So हम ये स्वैपिंग का एक फंक्शन लिखना चाहेंगे। This would be a non value returning function which means कि हम एक void फंक्शन लिखना चाहेंगे और इस void फंक्शन के अंदर हम यही तीनों स्टेप्स करेंगे जो कि आपके सामने हमने लिखे हुए हैं। So हम हमारी मेन फाइल में काम करना चाहेंगे। हम सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखना चाहेंगे। So this is a non-value returning function, which means कि इसकी return type हम void रखना चाहेंगे। The function name is swap। ये swap का function दो integers as input ले रहा है और इन दो इंटीजर्स को आप स्वैप करना चाहेंगे। मैंने आपको ये रिकमेंडेशन दी थी कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लिख दिया करें, दो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। देखिए मैं क्योंकि इसको मेन से नीचे डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए इसकी प्रोटोटाइप लिखनी लाजमी थी मेरे लिए। अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन जिसका नाम है स्वैप। ये इंटीजर VAR1 जो है वो एज इनपुट ले रहा है एज द फर्स्ट इनपुट पैरामीटर। दूसरा इनपुट पैरामीटर आ रहा है आपके पास यहाँ पे VAR2। और अब हमने ये जो तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं इनको यहीं पे कोड के अंदर लिख देते हैं। ये आपका सिंपल स्वैप का फंक्शन है। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी आप एज पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जो भी वैल्यूज आप पास कर रहे होंगे एज द एक्चुअल पैरामीटर्स टू दिस फंक्शन, वो वेरिएबल्स स्वैप हो जाने चाहिए। हम जरा यहाँ पे अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होगा कि आप लेट से यहाँ पे सबसे पहले कोई दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। एक रखें a जिसके अंदर कोई वैल्यू हम रखते हैं 5, बिल्कुल वही वैल्यू जो कि अभी हमने आपके साथ वेरिएबल VAR1 में ली थी। हम एक वेरिएबल लेते हैं b जिसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं सपोज करें 9। अब हम स्वैप का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर पास करा देते हैं द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ a एंड b, विच मीन्स के यहाँ पे हम 5 और 9 पास करवाएंगे। सो अगेन जस्ट एज अ रिमाइंडर, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स जो कि आपने पास किए हैं, जो कि फॉर्मली पास हो रहे हैं आपके फंक्शन की प्रोटोटाइप में एज VAR1 एंड VAR2। सो जरा इस फंक्शन को ड्राई रन कर लेते हैं। आपको ये पता है कि हर फंक्शन का स्कोप अपना अपना होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन का स्कोप बनाना चाहेंगे। सो मेन फंक्शन के स्कोप के अंदर आपको इस वक्त ये नजर आ रहा है कि यू हैव डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एंड दोज टू वेरिएबल्स आर a एंड b। a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 5 और b के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 9। लाइन नंबर 10 में आप यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे स्वैप का जो मेमोरी एरिया है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्वैप रिक्वायर्स टू वेरिएबल्स एज इनपुट। पहला वेरिएबल भी इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर है। ये जो दो इंटीजर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये आएंगे एज द एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज फ्रॉम योर फंक्शन मेन, और ये आएंगे आपके स्वैप के फंक्शन में और स्टोर होंगे इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो फॉर्मल पैरामीटर्स आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो हैं VAR1 और VAR2। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली वैल्यू आ रही है 5, दूसरी वैल्यू आ रही है 9। अब जरा ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज किन फॉर्मल पैरामीटर्स में जाके स्टोर होगी। उसके लिए लेट्स डिक्लेयर दीज टू वेरिएबल्स हियर। एक है VAR1 और एक है VAR2।
ये 5 वैल्यू जाएगी और स्टोर होगी इनटू द फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर, और ये 9 वैल्यू स्टोर होगी इनटू द सेकंड फॉर्मल पैरामीटर। तो आप ये देखेंगे कि आफ्टर यू हैव रन दिस लाइन नंबर 10, VAR1 में वैल्यू आएगी 5 और VAR2 में वैल्यू जाएगी 9। अब आप यहाँ पे स्वैपिंग का एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स कि एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा, वो है जो कि है टेम्प। तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं इन द सेम स्कोप ऑफ योर स्वैप का फंक्शन। टेम्प के अंदर स्टार्ट में वैल्यू पड़ी होगी 0, टेम्प को कर दो इक्वल टू VAR1। ये करने के बाद होगा ये कि अब आपके टेम्प के अंदर वैल्यू 0 नहीं रहेगी बल्कि आ जाएगी 5। फिर आप कहते हैं कि VAR1 को कर दो इक्वल टू VAR2, विच मीन्स कि अब आपके VAR1 में वैल्यू जाएगी 9। फाइनली आप कहते हैं कि VAR2 को कर दो इक्वल टू टेम्प, VAR2 के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे आगे स्टोर होगी वो होगी 5। जैसे ही आप लाइन नंबर 20 को हिट करेंगे तो होगा ये कि स्वैप का जो फंक्शन स्टैक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विच मीन्स के इस स्कोप के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड यू वुड कम बैक टू योर मेन। मेन के अंदर आके अगर आप स्वैप का फंक्शन कॉल करने के बाद सी आउट करवाते हैं द वैल्यू ऑफ A एंड द वैल्यू ऑफ B, प्रोग्राम को चलाते हैं और प्रोग्राम को चलाने के बाद आप ये देखेंगे कि दो यू हैव कॉल्ड द स्वैप फंक्शन बट द वैल्यूज ऑफ A एंड B हैव नॉट बीन स्वैप। हुआ एक्चुअली ये है कि आपके फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज आपस में स्वैप हुई हैं जिसका कोई भी असर आपके मेन के ऊपर नहीं हुआ। अब हम काम कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज स्वैप हो जाती हैं तो उसका इफेक्ट आपको मेन पे नजर आए। मसला ये है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे स्वैप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये जो दो वेरिएबल्स आपके VAR1 और VAR2 हैं, दीज आर गेटिंग डिक्लेयर्ड अगेन। वी समहाउ वांट कि ये वेरिएबल्स रीडिक्लेयर ना हो और हम ये चाह रहे हैं कि यही वाली मेमोरीज जो मेन के अंदर पड़ी हुई हैं यही इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएं। सो आप यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो दो तरीके से पास कर सकते हैं। पहला तरीका होता है पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू के अंदर आप पैरामीटर्स को वैल्यूज पास कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने यहाँ पे 5 और 9 वैल्यूज पास की हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को। और दूसरा तरीका होगा जो अब हम करने जा रहे हैं, दैट वुड बी आवर सेकंड वे एंड दैट इज नोन एज पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में हम ये चाहेंगे कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स इन माय फंक्शन स्वैप वी वुड वांट टू यूज द सेम वेरिएबल्स जो कि आपने मेन में इस्तेमाल किए हुए हैं। इस स्टेज के ऊपर आपके पैरामीटर्स जो आपके फंक्शन स्वैप के हैं आपने उनको वैल्यूज पास की हैं। The concept that we were using right now is known as pass by value. We would want that instead of passing values only, आप addresses of your variable pass करवा दें या आप references of your variables pass करा दें। उनका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अब यहाँ पे VAR1 और VAR2 रीडिक्लेयर नहीं होंगे, सेम मेमोरीज इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी जो कि मेन के अंदर आपने डिक्लेयर की हुई हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। तो अभी जो हम काम कर रहे थे दैट वाज पास बाय वैल्यू और जो काम अब हम करना चाहेंगे दैट इज नोन एज पास बाय रेफरेंस। देखिए पास बाय रेफरेंस करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है। आप अपने फंक्शन के अंदर आए और फंक्शन के अंदर आके ये जहां पे आपने फंक्शन हेडिंग लिखी हुई है, आई होप यू रिमेंबर कि इसका नाम फंक्शन हेडिंग था, ये जो आपकी फंक्शन हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे वेरिएबल और डेटा टाइप के दरमियान जो जगह है वहां पे कहीं पे भी आके एक M% का साइन ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे एक M% या एक ऐट का साइन ऐड करेंगे तो अब आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मैंने वेरिएबल को बाय वैल्यू पास नहीं कराना बल्कि बाय रेफरेंस पास कराना है। देखें ये ऐड का साइन जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक स्पेस के बाद डेटा टाइप के बाद ऐड करें। सो राइट नाउ मैंने डेटा टाइप के बाद एक स्पेस ऐड की है, फिर ऐड का साइन एंटर M% का साइन ऐड की है, एंड का साइन ऐड की है और उसके बाद जो है वो फिर एक स्पेस जो है वो ऐड की है। आप चाहते अगर तो इसको वेरिएबल के साथ भी ऐड कर सकते थे। ये काम आपको प्रोटोटाइप में भी जाके ऐड करना है। इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि आप विदाउट स्पेस यहां पे M% ऐड कर दें, या इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि हमारी चौथी वेरिएशन जो यहां पे बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम डेटा टाइप के साथ जो है वो
एंड का साइन या एम्परसेंड का साइन ऐड कर दें। तो देखें ये चार वेरिएशंस आपको नजर आ रही हैं। चारों तरीके से आप एंड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, चारों तरीके से आप एम्परसेंड इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि दोनों डेटा टाइप और वेरिएबल के दरमियान कोई स्पेस ना दें। दूसरा तरीका ये है कि डेटा टाइप के साथ जो है वो एंड ऐड कर दें, उसके बाद एक स्पेस ऐड कर दें। वेरिएबल के साथ जो है वो एंड ऐड कर दें या दोनों के दरमियान एक स्पेस दे दें। नीडलेस टू से कि जो हमारे प्रीवियस रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है दे स्टिल एग्जिस्ट, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर VAR1 और VAR2 ना भी लिखें, स्टिल योर प्रोग्राम हैज गॉट नो एरर्स। ये मैं यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। दोबारा जो आपके दोनों फंक्शंस हैं उनकी स्टैक आपको दिखाते हैं। मेन के अंदर आप दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक है A और दूसरा है B। वेरिएबल A के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5, वेरिएबल B में वैल्यू पड़ी हुई है 9। बट स्वैप के फंक्शन को कॉल करते हुए प्लीज नोट, पहली बात तो यह है कि आपने कॉलिंग के दौरान आपने एम्परसेंड नहीं इस्तेमाल करना। द कॉलिंग हैज रिमेन्ड द सेम। द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव डन इज ऑन द फंक्शन हेडिंग एंड द फंक्शन प्रोटोटाइप। अब आपने यहाँ पे A और B पास किए हुए हैं और आपके प्रोग्राम ने ये आइडेंटिफाई कर ली है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स आपने पास किए हुए हैं दे आर नॉट पास्ड बाय वैल्यू, दे आर नाउ पास्ड बाय रेफरेंस। एंड व्हाट इज द इंडिकेशन? द इंडिकेशन इज दिस एम्परसेंड साइन विच इज रिटन विद योर वेरिएबल। जिन वेरिएबल्स के साथ ये आप एम्परसेंड लिखेंगे वो पास बाय रेफरेंस हो जाएंगे, जिनके साथ आप नहीं लिखेंगे वो पास बाय वैल्यू होंगे। इस वक्त मैंने दोनों वेरिएबल्स को पास बाय रेफरेंस कराया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे वेरिएबल्स पास बाय वैल्यू हो और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सारे वेरिएबल्स पास बाय रेफरेंस हो। आप अपनी मर्जी से कुछ वेरिएबल्स को पास बाय वैल्यू करवा सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स को पास बाय रेफरेंस करवा सकते हैं। सो वेरिएबल्स को पास बाय रेफरेंस करने का मतलब ये होगा कि अब आपका वेरिएबल 1 जो है उसके अगेंस्ट कोई नई मेमोरी नहीं बनेगी, बल्कि आपने जिस एक एक्चुअल पैरामीटर को यहाँ पे पास किया हुआ है एज रेफरेंस, उसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी इन सच अ वे कि अब आपका कंपाइलर ये कहेगा कि ये वेरिएबल A का नाम जो है वो मैं रख दूंगा VAR1, और आपके ये स्वैप वाले फंक्शन के स्कोप के अंदर, विच मीन्स कि जब तक आपका स्वैप का फंक्शन चल रहा है तब तक आप अगर VAR1 में कोई भी चेंज करेंगे तो वो A की मेमोरी लोकेशन में जाके चेंज होगा। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं कि आपने B को भी पास किया हुआ है बाय रेफरेंस और एज रेफरेंस आपने इसको पास किया है टू VAR2। व्हाट दिस वुड मीन इज कि अब आपका वेरिएबल B जो है उसी की मेमोरीज इस्तेमाल हो जाएंगी और एक काइंड ऑफ एलियस बन जाएगा, एक नया नाम ऐड हो जाएगा टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ B और वो होगा VAR2। अब स्वैप के स्कोप के अंदर, विच मीन्स कि जब तक स्वैप का फंक्शन चल रहा है, अगर आप VAR2 में कोई भी चेंज करेंगे तो वो इफेक्ट आपको नजर आएगा वेरिएबल B के ऊपर। पहले आपने देखा होगा कि VAR1 और VAR2 के अगेंस्ट नई मेमोरीज क्रिएट हो रही थी। अब VAR1 और VAR2 के अगेंस्ट कोई नई मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही। तो पास बाय वैल्यू में हमेशा नए वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जो प्रोटोटाइप में लिखे होते हैं, और पास बाय रेफरेंस में कोई नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होंगे जैसे कि पहले पास बाय वैल्यू में हो रहे थे। खैर यहाँ पे एक वेरिएबल जरूर क्रिएट हो रहा है इन द स्कोप ऑफ स्वैप का फंक्शन, एंड दैट इज दिस टेम्प का वेरिएबल जो कि इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो हम एक टेम्प का वेरिएबल बनाते हैं। हमारे टेम्प के वेरिएबल के अंदर फिलहाल जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 0। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू VAR1। टेम्प इज इक्वल टू VAR1 करने से टेम्प के अंदर वैल्यू जो जाएगी वो होगी VAR1 के वेरिएबल की वैल्यू। VAR1 के वेरिएबल की वैल्यू इज एग्जैक्टली A वाले वेरिएबल की वैल्यू। दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। अब होगा ये कि आपके टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वुड बी 5। अब आप कहते हैं कि VAR1 को कर दो इक्वल टू VAR2। देखिए VAR1 इक्वल्स टू VAR2 करने से VAR1 जो कि A की मेमोरी लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी और वहां पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी 9। अब आप कहते हैं कि VAR2 को कर दो इक्वल टू टेम्प। VAR2 एक्चुअली वेरिएबल B की वैल्यू है, यहाँ पे अब वैल्यू 9 नहीं पड़ी होगी बल्कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा आपके फंक्शन का स्कोप खत्म हो जाएगा। फंक्शन का स्कोप खत्म करने का मतलब यह है कि आपके जितने वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं विद इन योर स्वैप का फंक्शन
वो खत्म हो जाएंगे, और जितने आपने एलियासेस दिए थे, विच मीन्स के जितने आपने वेरिएबल्स को रीनेम किया था या जितनी मेमोरी लोकेशंस आप रीयूज कर रहे थे विद द वेरिएबल नेम्स जो कि आपने स्वैप के अंदर रखे हुए थे, वो सारे भी खत्म हो जाएंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद आपको ऐसा लगे कि मेन के अंदर जाके अगर अब मैं सी आउट करूं VAR1 तो शायद हो जाए। दैट्स स्टिल नॉट द केस। VAR1 और VAR2 एक्सेसिबल है सिर्फ विद इन द स्वैप फंक्शन। प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर मैं चलाऊं तो आप ये देखेंगे कि अब आपको A और B के अगेंस्ट जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी स्वैप्ड वैल्यूज, और वो स्वैप इसलिए हुई है क्योंकि आपने किया हुआ है पास बाय रेफरेंस। आखिरी चीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की वो आपको करके भी दिखा देते हैं। स्टिल अगर आप यहाँ पे सी आउट करवाना चाहते हैं लेट्स से VAR1 और उसके बाद आउटपुट कराना चाहते हैं VAR2, तो देयर इज स्टिल एरर इन योर प्रोग्राम। रीजन उसकी ये है VAR1 और VAR2 दे आर एक्सेसिबल विद इन द स्कोप ऑफ योर स्वैप का फंक्शन ओनली।